नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के सर्वेक्षण के मुताबिक नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों में से 40% पर आपराधिक मामले दर्ज। भारत के विदेश मंत्री ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। मार्च 2022 में बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए 6% से नीचे आ गई। ये पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। जम्मू और कश्मीर में लगभग 250 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। भारत ने बॉन सम्मेलन में कहा कि जलवायु वार्ताओं में समानता के सिद्धांत की अनदेखी हो रही है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैठक में लघु वित्त बैंकों को सुझाव दिया कि वे स्थायी व्यवसाय मॉडल और अभिशासन पर ध्यान दें। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के सर्वेक्षण के मुताबिक नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों में से 40% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर का ये भी कहना है कि वर्तमान लोकसभा में 233 सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। ये वर्ष 2014 के 187 और वर्ष 2009 के 162 सांसदों की तुलना में ज्यादा हैं। जब आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति में और कानून बनाने वाले संस्थानों में प्रवेश करते हैं, तब वे लोकतंत्र में जनता के विश्वास को कम करते हैं। साथ ही वे समग्र शासन व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय हैं। भारत संघ बनाम एडीआर मामला 2002। न्यायालय ने कहा है कि मतदाताओं को लोक पद धारण करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पिछले कार्यों को जानने का मौलिक अधिकार है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ मामला 2004 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33B को चुनौती दी गई थी। इस धारा ने एडीआर मामले में दिए गए निर्णय को शून्य कर दिया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33B को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि ये निर्वाचकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती थी। इसके अलावा लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले 2013 में ऐसे संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य जिन्हें अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके लिए उन्हें कम से कम 2 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है, वे सदन के सदस्य नहीं रह सकते। सांसदों के खिलाफ लंबे समय से लंबित मुकदमों का तेजी से निपटारा करने के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के समक्ष अपने आपराधिक इतिहास के बारे में घोषणा करनी होगी। अगली खबर आसियान से संबंधित है। भारत के विदेश मंत्री ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। ये बैठक आसियान भारत संवाद संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई थी। पिछले वर्ष म्यांमार में सैन्य सत्ता परिवर्तन के बाद आसियान देशों के बीच आम सहमति के बाद म्यांमार को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। वे इस बात पर सहमत थे कि म्यांमार के साथ जुड़ाव गैर राजनीतिक और गैर सैन्य स्तर पर होना चाहिए। आसियान और भारत के बीच संवाद पर आधारित संबंध वर्ष 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए थे। आसियान और भारत के संवाद के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी AIFTA के बेहतर उपयोग और प्रभावी कार्यान्वयन पर सहमति व्यक्त की गई। इन क्षेत्रों के लिए आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक और भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए, जिनमें शामिल है समुद्री सुरक्षा, समुद्री संपर्क और ब्लू इकोनॉमी। भारत आसियान संबंधों की बात करें तो आसियान भारत का तीसरा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग निर्यात बाजार है। आसियान को भारत के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं की हिस्सेदारी 40% है और आसियान भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। आसियान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र बिंदु है। आसियान भारत की ऊर्जा सुरक्षा के केंद्र में है। आसियान की सामरिक अवस्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आसियान भारत की व्यापक हिंद प्रशांत नीति का केंद्र बिंदु है। वर्ष 2020-21 में आसियान और भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार 78.90 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा 15.93 अरब अमेरिकी डॉलर का है। आसियान एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। मार्च 2022 में बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए 6% से नीचे आ गई हैं। ये पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। बैंकिंग क्षेत्र की एनपीए मार्च 2022 तक 6% से नीचे आ गई हैं। ये वर्ष 2016 के बाद से सबसे कम है। इसी अवधि के दौरान निवल एनपीए गिरकर 1.7% हो गया है। सकल एनपीए में से बैंकों द्वारा किए गए प्रोविजंस को घटाने के बाद निवल एनपीए प्राप्त होता है। एनपीए वो ऋण या अग्रिम होता है जिस पर मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि से बकाया रहता है। एनपीए की 3 श्रेणियां हैं। अवमानक परिसंपत्ति यानी सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ऐसी परिसंपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए बनी रहती है। दूसरी है संदिग्ध परिसंपत्ति यानी डाउटफुल एसेट्स, यानी कि ऐसी परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक परिसंपत्ति श्रेणी में बनी रहती है। और तीसरी है हानि वाली परिसंपत्ति या लॉस एसेट्स, जिनका संग्रह नहीं किया जा सकता। एनपीए के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए हैं, जिनमें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता शामिल है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम शामिल है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बकाया ऋण की वसूली अधिनियम आदि शामिल है। इसके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 बनाया गया है। ये कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए लाया गया है। और अन्य कदमों में शामिल है कॉर्पोरेट ऋण की पुनर्संरचना, परिचालन स्तर पर अतिरिक्त सावधानी के लिए विशेष उल्लिखित खातों का प्रावधान आदि। जम्मू और कश्मीर में लगभग 250 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को लोक सुरक्षा अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 जम्मू कश्मीर का एक प्रशासनिक नजरबंदी कानून है। ये कानून किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या आरोप के 2 वर्ष तक नजरबंद रखने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को हिरासत में रखना सख्त वर्जित है। साथ ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। यूएपीए 1967 व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी तरीके से रोकथाम से संबंधित है। साथ ही ये कानून आतंकवादी गतिविधियों और गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए भी प्रावधान करता है। जम्मू एवं कश्मीर में संदिग्ध उग्रवादियों या आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय, बच निकलने की सुविधा या सूचना प्रदान करने या उनके लिए एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर कुछ गतिविधियों को अंजाम देता है, फिर निष्क्रिय रहता है और सामान्य जीवन व्यतीत करता है, और इस तरह से सुरक्षा बलों के लिए उन तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। उन्हें हाइब्रिड आतंकवादी या आतंकवादियों के सहयोगी के रूप में भी जाना जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या करते हैं? ये भूमिगत उग्रवादियों की आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं। ये उनके छिपने के ठिकाने की व्यवस्था करते हैं। वे हथियारों को जगह जगह पहुँचाते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स रक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ये अलगाववाद से जुड़े साहित्य का वितरण करते हैं और सुरक्षा बलों के खिलाफ घृणा भड़काने वाले अभियानों से जुड़े रहते हैं। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत ने बॉन सम्मेलन में कहा कि जलवायु वार्ताओं में समानता के सिद्धांत की अनदेखी हो रही है। ग्रुप 77 या G77 जिसका भारत सदस्य है और चीन ने जलवायु आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए सुभिद्ध देशों को क्षतिपूर्ति के लिए हानि और क्षति वित्त सुविधा की स्थापना का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को जलवायु परिवर्तन पर मिस्र में आयोजित होने वाले आगामी पक्षकारों के सम्मेलन के वार्ता एजेंडा में शामिल नहीं किया गया है। ये प्रस्ताव बॉन जलवायु सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। बॉन सम्मेलन मुख्य रूप से अगले कोप के लिए एजेंडा और जलवायु वार्ता के मुद्दों को तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रों ने हानि और क्षति पर ग्लासगो वार्ता में भाग लिया था। इस वार्ता भागीदारी में भारत ने LDFF की स्थापना करने पर बल दिया था। लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी के लिए धन उपलब्ध करा सकता है। क्षमता निर्माण एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं से बचने की तैयारी के लिए और चरम मौसम की घटनाओं के बाद की रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए धन उपलब्ध करा सकता है। लॉस एंड डैमेज यानी हानि और क्षति का मतलब है उन प्रभावों से जिनका सामना आज जलवायु संकट के कारण समुदायों को विस्थापन या उनकी आजीविका के नुकसान के रूप में करना पड़ रहा है। ये ऐसे प्रभाव हैं जिन्हें जलवायु अनुकूलन संबंधी उपाय भी दूर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वित्त पोषण को जलवायु क्षतिपूर्ति के रूप में देखा जा सकता है। इस क्षतिपूर्ति का भुगतान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के ऐतिहासिक उत्सर्जक द्वारा किया जाता है। ये प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत के अनुरूप है। हानि और क्षति प्रतिपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण
प्रयासों की बात करें तो वर्ष 2007 में कोप 13 के मुद्दे का समाधान करने के साधनों पर विचार शुरू किया गया। वर्ष 2013 में कोप 19 में वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना की गई। वर्ष 2015 में कोप 21 में इसे पेरिस समझौते में शामिल किया गया। इसके अलावा वर्ष 2021 में कोप 26 के दौरान हानि और क्षति के लिए वित्त पोषण पर ग्लासगो संवाद स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैठक में लघु वित्त बैंकों को सुझाव दिया है कि वे स्थायी व्यवसाय मॉडल और अभिशासन पर ध्यान दें। आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों को कई सुझाव दिए हैं। सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करें, व्यवसाय मॉडल को महत्व दें और अपनी अभिशासन संरचना को महत्व दें। लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इन बैंकों की घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों की स्थापना से संबंधित दिशा निर्देश नवंबर 2014 में जारी किए थे। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है। ये मुख्य रूप से उन आबादी तक पहुंचना चाहते हैं जहां तक बैंकिंग सेवा नहीं पहुंची है या फिर कम पहुंची है। लघु वित्त बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत पात्र क्षेत्रों को 75% ऋण देना जरूरी है। लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 200 करोड़ रुपए है। लघु वित्त बैंकों की कुल परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपए होने पर 3 वर्ष के भीतर उन्हें स्वयं को सूचीबद्ध कराना अनिवार्य है। लघु वित्त बैंकों के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि उधार की उच्च लागत, पिछले वर्ष बीमारी के बाद से ऋण वृद्धि में तेज गिरावट आदि। लघु वित्त बैंकों के प्रदर्शन के सुधार के लिए आवश्यक पहलों की बात करें तो संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी की लोचशीलता के अनुरूप ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण रूपरेखा को मजबूत किया जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा निगरानी और पेशेवर परिवेश को बढ़ाने की जरूरत है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सबसे पहले बात करते हैं बेहद चर्चित अग्निपथ योजना की। इस योजना में 6 महीने के प्रशिक्षण सहित 4 वर्ष के लिए सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की भर्ती की परिकल्पना की गई है और ऐसे सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर के रूप में भर्ती होने के लिए पात्रता 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच है। हालांकि चालू वर्ष की भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को 11,71,000 रुपए का सेवा निधि पैकेज, जो कि आयकर मुक्त होगा, ये दिया जाएगा। सूचना का स्वतः आदान प्रदान। हाल ही में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने अपने वार्षिक आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा जमा किया गया धन वर्ष 2021 में 14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। कर धोखाधड़ी एवं कर चोरी को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड और भारत के बीच वर्ष 2018 से कर मामलों से संबंधित सूचनाओं का एक स्वचालित आदान प्रदान समझौता लागू है। AEOI कर अधिकारियों के बीच सूचना के पूर्व निर्धारित समुच्चय के स्वचालित आदान प्रदान का प्रावधान करता है। इस ढांचे के तहत स्विस वित्तीय संस्थानों में खाताधारक सभी भारतीय निवासियों की विस्तृत वित्तीय जानकारी प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करवाई जाती है। प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड, प्रीपेड भुगतान साधनों और पुनरावृत्ति लेनदेनों के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर ई-मैंडेट के लिए AFA की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति लेनदेन कर दिया है। ई-मैंडेट के तहत कोई व्यक्ति पुनरावृत्ति आधार पर एक विशेष राशि को स्वचालित रूप से डेबिट करने के लिए बैंक को स्थायी निर्देश दे सकता है। इसका मतलब है कि बैंकों को अपने ग्राहकों को किसी भी पुनरावृत्ति भुगतान के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करना होगा और प्रमाणीकरण के बाद की राशि को डेबिट करना होगा। इसके अलावा बैंकों को 15,000 रुपए से अधिक के पुनरावृत्ति भुगतान को निष्पादित करने के लिए वन टाइम पासवर्ड भेजना होगा। अगली खबर कर व्यवस्था से। TDS पर CBDT के दिशा निर्देश। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभों के संबंध में स्रोत पर कर कटौती के नए प्रावधान की प्रयोज्यता से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये अनुलाभ या तो नकद या वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से इन दोनों के रूपों में हो सकते हैं। बजट वर्ष 2022-23 ने आयकर अधिनियम में धारा 194R नामक एक नई धारा जोड़ी है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 20,000 रुपए से अधिक का कोई अनुलाभ या फिर परिलब्धि किसी को देता है तो उस पर 10% की दर से TDS की कटौती होगी। CBDT ने स्पष्ट किया है कि धारा 194R अस्पताल में कार्यरत रहने के दौरान दवाओं के निःशुल्क नमूने प्राप्त करने वाले डॉक्टरों के लिए अस्पताल में निःशुल्क नमूनों के वितरण पर भी लागू होगी। ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल।
नागालैंड के वोखा जिले में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को कष्ट पहुंचाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे वल्नरेबल की स्थिति में रखा है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। और आइए अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की विशेषताओं के बारे में। मादा ग्रेट हॉर्नबिल आकार में नर से छोटी होती है। हॉर्नबिल की सबसे अनूठी विशेषता इसकी विशाल चोंच के शीर्ष पर चमकीले पीले और काले रंग का कास्क है। इन्हें लकड़ी काटने से जुड़े व्यापार यानी लॉगिंग और स्थानांतरण कृषि से पर्यावास के शरण, शिकार, मांस, पंख और कास्क का उपयोग सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इन सब से इसको खतरे हैं। विलवणीकरण संयंत्र। भारत के प्रथम सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के भरूच के दाहेज में किया गया। इसका उपयोग केवल औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। एक विलवणीकरण संयंत्र खारे पानी को पीने योग्य जल में बदल देता है। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक झिल्ली के माध्यम से विलायक द्रव को उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर धकेलने के लिए एक बाह्य दबाव का प्रयोग किया जाता है। संपर्क रहित भुगतान। भारत में संपर्क रहित भुगतान की हिस्सेदारी दिसंबर 2018 से दिसंबर 2021 के बीच 6 गुना से अधिक बढ़ गई है। ये वृद्धि कुल फेस टू फेस कार्ड लेन देन में देखी गई है। संपर्क रहित भुगतान से मतलब है कार्ड में नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक के उपयोग से इसमें कार्ड को स्वाइप किए बिना भुगतान किया जाता है। भुगतान के इस रूप को टैप एंड पे भी कहा जाता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है। ये उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का उपयोग करती है। इसमें उपकरणों को एक साथ स्पर्श किया जाता है या एक दूसरे के कुछ सेंटीमीटर समीप लाया जाता है। निजी कैप्टिव 5G नेटवर्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निजी कैप्टिव 5G दूरसंचार नेटवर्क को अनुमति प्रदान कर दी है। अब भारत भी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, सऊदी अरब और अन्य देशों के गुट में शामिल हो गया है जहां इस तरह की अनुमति प्रदान की गई है। एक निजी कैप्टिव 5G नेटवर्क मूल रूप से केवल संबंधित उद्यम के उपयोग के लिए एक निजी संस्था द्वारा स्थापित एक नेटवर्क है। भारत में दवाओं की प्रामाणिकता का पता लगाना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य QR कोड के माध्यम से 300 सामान्य दवा ब्रांडों की प्रामाणिकता और पता लगाने की क्षमता को सुनिश्चित करना है। इन दवाओं के निर्माताओं को अपने पैकेज में QR कोड छापने होंगे। इन दवा ब्रांडों की पहचान राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण में उनके मूविंग एनुअल टर्नओवर मूल्य के आधार पर की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व भर में बिकने वाले करीब 35% नकली दवाएं भारत से आती हैं। इंडामेट ग्लेनमार्क की फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवा है। भारतीय विनियामकों ने इसे अनियंत्रित अस्थमा के रोगियों के उपचार के लिए स्वीकृति प्रदान की है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवा एक गोली में ही 2 या 2 से अधिक सक्रिय सामग्रियों को एक निश्चित खुराक अनुपात में संयोजित करती है। इंडामेट शब्द इंडाकैट्रोल और मोमेटासोन के संयोजन से बना है। अस्थमा एक चिरकालिक गैर संचारी रोग है। ये फेफड़ों में श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। इससे श्वसन मार्ग में संदीप्त यानी इन्फ्लेम्ड और संकुचित हो जाता है। इससे सांस लेते समय श्वसन मार्ग से वायु का बाहर निकलना कठिन हो जाता है। ये रोग भारत में 34 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। इससे प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। गोपी चंद नारंग हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू लेखक, साहित्यिक, आलोचक, विद्वान और उर्दू के पुनरुद्धारक व्यक्ति एवं साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष गोपी चंद नारंग का निधन हो गया है। इन्होंने साक्सियात, पस शख्सियत और मशरिकी शोरियत यानी संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और पूर्वी काव्य सहित लगभग 60 पुस्तकों का लेखन किया है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 1990 में पद्मश्री, वर्ष 2004 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। गोपी चंद नारंग ने उर्दू भाषा को सांप्रदायिकता से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया था। आपको बता दें कि उर्दू एक हिंद आर्य भाषा है। ये हिंदी के साथ निकटता से संबंधित है और पारस्परिक रूप से सुबोध है। हालांकि बहुत सारी उर्दू शब्दावली फारसी और अरबी भाषा से ली गई है। उर्दू भाषा का विकास उत्तर भारत में लगभग 12वीं शताब्दी में दिल्ली के आसपास हुआ था। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है।
इसलिए विशेष एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाज़त लेती है। नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग।